नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और इस वक्त हम बजट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बहाने खड़े, इसलिए हम तमाम कॉरपोरेट से बात कर रहे हैं कि बजट से उनकी उम्मीदें क्या हैं। तो आज इस लिस्ट में हम बात करेंगे अतुल ऑटो के प्रेसिडेंट फाइनेंस जितेंद्र आड़िया से और जानेंगे कि ये सेक्टर बजट से क्या उम्मीद रखता है और किस तरीके का बिजनेस एनवायरनमेंट इस वक्त है। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। तो आज हम, जैसा कि हमने कहा कि हम इस पे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मार्केट की स्थिति देखें कि क्या स्थिति चल रही है। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो करीब 250 अंक नीचे से सुधर कर कामकाज कर रहा है निफ्टी, और इसमें एक बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। दूसरा सेक्टोरली अगर हम आप देखें तो आईटी और आईटी से रिलेटेड शेयर्स में थोड़ी सी खरीदारी दिख रही है। हालांकि विप्रो में अभी भी 1% ऊपर है निफ्टी में नतीजों के बाद। अगर उसको आप देखें, मेटल ऑटो शेयर्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है इस बाज़ार में कि बहुत ज़्यादा निचले स्तरों से अगर आप रिकवरी देखेंगे तो आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखेगा, लेकिन अगर आप चार्ट को ढंग से देखें तो ये एक लोअर लेवल की जिगजैग आपको दिखेगी। बहुत ऊपर जाने के बाद फिर से इसमें प्रेशर आता है और एडवांस डिक्लाइन बिल्कुल बराबरी पे इस वक्त खड़ा हुआ है। और दिलचस्प बात इसमें यह है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत अच्छे संकेतों के बावजूद बाजार सस्टेन नहीं कर पा रहा है। पिछले 2-3 दिनों में आपने एक ये भी ट्रेंड देखा होगा कि या तो फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में एक समय ऊपर जाता है, फिर एक समय नीचे जाता है। दिन के हिसाब से भी एक दिन ऊपर एक दिन नीचे जाता है। लेकिन मार्केट की जो तस्वीर है वो शायद किसी बड़े इवेंट के इंतज़ार में है या बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्काउंटेड हैं। ये देखिए, जो एडवांस डिक्लाइन का जो ये आपको लाल और हरी निशान लाइंस दिख रही हैं, इसमें एक बार क्रॉस हो चुका, दोबारा हुआ, फिर क्रॉस बिल्कुल बनने की स्थिति में है। तो ये एक तस्वीर बनती हुई दिख रही है जो शायद मार्केट के लिए ये इंडिकेशन कर रही है कि बुल्स और बेयर्स के बीच में एक ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है। कौन जीतेगा पता नहीं। गाबा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं इसमें। गाबा सर, मार्केट बहुत ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है और समझ में आ रहा है क्या निफ्टी कैसे ट्रेड करना है? ऐसा है नीरज जी, जो आज का जो लो है ये जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर बाउंस करना है तो। स्ट्रक्चरली लगता है कि 17,800 में निफ्टी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहे हैं। हाँ, मार्केट ट्रैप हुआ है 17,800 और 18,200 के बीच में, नो डाउट अबाउट इट। और आज दिक्कत थी कि एक गैप अप खुला, ऊपर जाके फिर नीचे आया। अगर आज गैप अप नहीं खुलता तो फिर भी आज ठीक था। अगर गैप डाउन खुल जाता तो मेरे ख्याल से अपूर्ण था, हम सब आप खुश हो जाते। बैंक निफ्टी ने भी अच्छी जगह से बाउंस दिया है 42,200 के आसपास। मुझे लगता है यहाँ पर एक अपूर्ण मिलना चाहिए। फिर आते दिन में शायद हायर जोन देखेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले देखा जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो होप तो है। और बैंक निफ्टी का 41,800, 42,000 ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट नहीं होना चाहिए और शायद एक अप मूव मिल सकता है, पॉसिबल है। एक अप मूव मिल सकता है, पॉसिबल है। गावा सर, बहुत सारे नतीजे भी आए, उसके आधार पे भी स्टॉक मोमेंटम करा। मेरे को फेडरल बैंक में बताइए, देख के 7% ऊपर है, नहीं 2.5% ऊपर है फेडरल बैंक और 7% ऊपर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे आ जाए हैं और फेडरल बैंक के भी। क्या क्या स्थिति लग रही है आपको, इसमें क्या करना चाहिए? ये फेडरल बैंक तो न्यू हाई पर के करीब ट्रेड कर रहा है 140 160 के आसपास। यहाँ पर अब भी बाय मोड पर है। हो सकता है 150 भी चला जाए, who knows? लेकिन उसे वक्त लगेगा। स्टॉप प्रोटेक्ट करने के लिए 140 का जरूरी है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक तो बाय मोड पर है। आपने कई बात बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, यहाँ पर तेजी है, अच्छे नंबर्स आए, मैंने सुना 33 का स्टॉप लगा अगर चले, हो सकता है 36 37 भी देखने को मिल सकता है। और रिसेंट हाई जो हमने देखा है करीब 36 37 के आसपास ही है, वहां तक फिर जाने की कोशिश कर सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कावा जी, पीवीआर में आज अच्छी पिटाई चल रही, 4.5% नीचे है। कौन सा जी? पीवीआर। पीवीआर लगता है फिर चक्कर कुछ पठांगे होगा, लेकिन स्ट्रक्चरली वीक लगता है मुझे। थोड़ी गिरावट आ सकती है, लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, 1620 का जोन आ सकता है। किसी को शॉर्ट करना है कर सकते हैं, स्टॉप लगाइए, सिर्फ 1700 पर छोड़ दीजिए, लोअर लेवल देखेंगे। शॉर्ट करना है तो कर सकते हैं। पीवीआर में अभी भी 5% के आसपास कमजोरी है, 1670 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए बातचीत करते हैं आज की कंपनी के बारे में। बजट विश लिस्ट पे हम लोग बातचीत करेंगे और बहुत सारी कंपनीज़ को, सेक्टर्स को ये उम्मीद है कि कुछ बूस्टर डोज मिलेगा, कुछ पीएलआई स्कीम, तमाम अलग अलग सबकी विश लिस्ट तैयार है। कितनी पूरी होती है इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऑटो सेक्टर भी काफ़ी इससे होपफुल है।
क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो इकॉनमी को मिरर करता है। तो क्या हो सकता है उनकी डिमांड और किस तरीके की चीज़ें वो ख्वाहिश लेके बैठ रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे अतुल ऑटो के प्रेसिडेंट फाइनेंस जितेंद्र अड़िया से। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। अभी हम लोगों ने देखा कि ऑटो एक्सपो में आपने 2-3 अपने मॉडल्स भी सामने रखे, तो हम लोग उस पर थोड़ा सा स्पेसिफिक में ज़्यादा थोड़ा सा देर में बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री, बजट सामने खड़ा है, क्या उम्मीदें लेके आप लोग चल रहे हैं कि क्या हो सकता है और क्या आप चाहते हैं? धीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अतुल जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है अभी? धीरज जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब, ठीक करिए आवाज़ को, मैं दोबारा उनके पास जाऊंगा जब ऑडियो क्लियर हो जाएगा। वापस गाबा जी के पास चलते हैं, गाबा जी को जोड़ते हैं। गाबा सर, जब तक वो आवाज़ ठीक होती तब तक आपसे 1-2 कॉल मुझे और लेने हैं। अडानी इंटरप्राइजेज 3.25% नीचे है, 3624 पे है। क्या ट्रेड बनता है इसमें? बिल्कुल, हमारी आवाज तो बुलंद है, चलती रहेगी। यस, बिल्कुल, बताइए सर। अडानी एंटरप्राइज थोड़ा वीक नजर हुआ। 2-3 दिन का एक साइडवेज मूव मिला, लगता है कि ऊपर जाएगा, लेकिन टर्न अराउंड हो गया। जो अपमूव है वो नेगेट हो चुका है अडानी एंटरप्राइज का, थोड़ी फिर गिरावट आ सकती है। स्टॉप होगा 3650, शॉर्ट कर देना चाहिए। लो लेवल्स करीब 3500 के पॉसिबल है। तो अडानी एंटरप्राइज में थोड़ी वीकनेस है, बिल्कुल। जितेंद्र जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, एकदम आ रही है जी। तो जितेंद्र जी, मैं ये पूछ रहा था कि बजट में बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठती है इंडस्ट्री और होप रहती है हर साल। क्या इस बार आप लोगों की उम्मीदें हैं इंडस्ट्री के लिए? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो धन्यवाद बुलाने के लिए। और ये चाहते हैं कि इस बार जो ईवी को लेके बज है, गवर्नमेंट जरा ज्यादा उस पर ध्यान दे। और दो अलग अलग एक्सपेक्टेशंस बन रही है। सबसे पहले फेम 2, अगर फेम 2 के बारे में बात करें तो थोड़ा प्रोसीजर को और इजी और स्ट्रेट बनाने की जरूरत है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, तो वो कॉम्प्लिकेशंस को अगर वहां से दूर किया जाए तो दैट विल डेफिनेटली बूस्ट द सेल्स ऑफ ईवी। दैट इज वन। दूसरा, जो अभी रिसेंटली AIS 156 को लेके जो रूल्स अभी एप्लीकेबल हुए हैं, वो जो रूल्स है उसके दायरे में इंपोर्ट वाले जितने भी कंपोनेंट है उसको भी कवर करने की जरूरत है हमारे हिसाब से। साथ साथ में अगर इंपोर्ट पे, क्योंकि अगर इंपोर्ट पे ज्यादा लोग का फोकस रहा और वो फेम टू क्लेम नहीं कर रहे, तो इंडियन ऑटोमोबाइल जो AIS 156 को कॉम्प्लाई कर रहा होगा उसका कॉम्पिटिटिवनेस जाएगा। तो एक यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन बन रहा है कि ऐसे रिफॉर्म्स को इस बजट में इम्प्लीमेंट किया जाए। साथ साथ में ईवी को लेके जो गवर्नमेंट के इंटेंशन से काफी बढ़िया है, और वो इंटेंशंस को पूरा करने के लिए पूरा इकोसिस्टम को एक बार और रिविजिट किया जाए। और खास करके ईवी कंपोनेंट के लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम लाई जाए। दैट इज वन थिंग। उसके अलावा बहुत सारे स्टेट जी, गवर्नमेंट जो की फेम सब्सिडीज फेम है। स्कीम है, अगर जितेंद्र जी, जो फेम स्कीम है ये तो इंसेंटिव्स ही है ना? हाँ, इंसेंटिव से है, मगर वहां पर जो पूरा प्रोसेस और प्रोसीजर है उनको थोड़ा सा और ईज देने की जरूरत है। क्योंकि जैसे? अगर जैसे मैन्युफैक्चरर एक बार सेल करने के बाद वो इंसेंटिव्स तो सीधा मैन्युफैक्चरर के इनवॉइस से निकलना है, तो पूरा जो वर्किंग कैपिटल का साइकिल है वो काफी हेवी हो जाता है बाय द टाइम मैन्युफैक्चरर गेट बैक दैट इंसेंटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कम से कम 3 महीने का एक साइकिल बनता है और काफी बड़ा अमाउंट बनता है। तो वो ऑब्वियसली की कंपनी की वर्किंग कैपिटल साइकिल पे थोड़ा और प्रेशर बनता है। तो यहाँ हमारा एक एक्सपेक्टेशन ऐसा बन रहा है कि अगर इसको थोड़ा ईज आउट किया जाए और जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उनको भी थोड़ा सा और रिलैक्स किया जाए। क्योंकि इनिशियली डेफिनेटली कंपनियों ने टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहां पर उनका जो ओवरऑल कैश फ्लो है वो मैनेज करना जरूरी बनता है।
जी। एक चीज़ और है कि कई सारे इक्विपमेंट्स आप लोग इम्पोर्टेड लगाते होंगे, उस पर क्या आप लोगों की मांग है ड्यूटी वगैरह को लेकर के? देखिए, जो इम्पोर्टेड कंपोनेंट है, हम हमारा तो प्रयत्न ये है कि बहुत सारी कुछ चीजें हम इंडिया में ही बनाए, और हमने जो अपना 3 व्हीलर में बीएमएस टेलीमेट्री जो लगाया है हम्म। वो यहाँ का ही लगाया है। हम्म। तो ऑन द कंट्री हमारी कॉम्पिटिटिवनेस इंपोर्ट जो कंपोनेंट है उससे ज्यादा प्रेशर में आ रही है। हम्म। हाँ, हालांकि अगर इंपोर्ट जो सेल्स है या बाकी पीसीबीज वगैरह है या चिप्स है, वहां पर थोड़ा और रिलैक्सेशन दिया जाए कस्टम ड्यूटी में, that will definitely help to bring down the overall cost of the vehicle, and that would be affordable to the end user. जितेंद्र जी, चिप के प्राइसेस तो काफ़ी गिरे हैं, नीचे आए हैं। गिरे हैं, मगर फिर भी वो पास ऑन हुए हैं कस्टमर को भी। और अगर आज भी कन्वेंशनल व्हीकल की कंपैरिजन में देखें, क्योंकि कस्टमर जब एंड यूजर जब बाजार में जाता है तब ऑब्वियसली दोनों का उसका एक कैपिटल कॉस्ट लगता है, तो वो दोनों का कंपैरिजन करता है। तो वहां और थोड़ा सा और जोर देने की जरूरत है ताकि जो माइग्रेशन है वो काफी इजी हो जाए। अच्छा, अभी जो जिस सेगमेंट में आप लोग काम करते हैं उसमें माइग्रेशन की क्या स्थिति, बहुत स्लो है क्या? नहीं, देखिए, 3 व्हीलर में अगर ई रिक्शो की बात करें जो L3 कैटेगरी में है, वो इट हैज गॉट इट्स ओन इनहेरेंट लिमिटेशंस। जो बड़ा फोकस है दैट इज विथ L5 पावर्ड बाय लिथियम आयन बैटरी, जो कन्वेंशनल व्हीकल को एकदम कॉम्पीट कर सकता है। वहां पर ग्रेजुअली उसका जो स्टेक है वो बढ़ना चाहिए। अभी काफी कम चल रहा है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए ओवरऑल जो एक्विजिशन कॉस्ट है कन्वेंशनल व्हीकल की कंपैरिजन में, वो देखना बहुत जरूरी बनता है। एक दूसरा जो मामला बन रहा है वो है रिटेल फाइनेंस का। 3 व्हीलर ज्यादातर क्या आप ये कह सकते हो कि पूरा का पूरा वो रिटेल लोन पे डिपेंडेंट करता है। तो ईवी को लेके अगर यहाँ पर बैंक्स भी अपना कुछ रिलैक्सेशन अगर दे रही है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लोन टू वैल्यू, दैट इज वन। दूसरा, इंटरेस्ट रेट में। इंटरेस्ट रेट में तो सर वो लगातार बढ़ ही रहे हैं, वो कैसे देंगे? ये आपकी एक चिंता बड़ी वाजिब है और ये इंडस्ट्री की चिंता है कि ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं। और सीएम का आप डेटा देखिए ओवरऑल, तो मंथ ऑन मंथ करीब 14% की सेल गिरी है। जी, तो ये कैसे आप लोग डील कर रहे हैं? देखिए, अभी जो एनबीएफसीज है और बाकी अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे मैंने जोड़ा है, बट जो हमारा टारगेट है कि ये 2025-2030 तक पूरा हमको शिफ्ट करना है, उसके जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ये बन रही है कि दोनों तरफ से ध्यान दिया जाए, ओवरऑल एक्विजिशन कॉस्ट को थोड़ा कम किया जाए, साथ साथ में लोन का जो कंपोनेंट है वो बढ़ाया जाए और इंटरेस्ट रेट कम किया जाए ताकि ईएमआई अफोर्डेबल हो। एंड साथ साथ में एनबीएफसी के साथ जो नेशनलाइज बैंक है उनको भी कोई स्पेशल स्कीम ईवी को लेके आना पड़ेगा। अच्छा जितेंद्र जी, आप लोगों ने अपनी ये सारी मांगों को कोई ऑफिशियल औपचारिक तौर पर रिप्रेजेंटेशन दिया है मिनिस्ट्री में? जी, औपचारिक तौर पे तो अभी तक नहीं हुआ है, मगर फिर भी बात होती रहती है। जब भी मौका मिला तो जरूर करेंगे। इसके अलावा और एक चीज है कि जो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ध्यान देती है कि ओवरऑल 3 व्हीलर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लाना चाहिए, क्योंकि ये मामला काफी टाइम से पेंडिंग है। अगर इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के उसमें लाया जाता है तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प द एंड यूजर to buy the loan at a lower rate. सर 15 दिन तो बाकी है, अब तो ज़्यादा दिन भी नहीं रह गए, अब तो लगभग बजट तैयार हो चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर इस इंटरव्यू को या इस बातचीत को सुन रहे होंगे मिनिस्ट्री के लोग तो ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपने 4 बातें कही कि फेम को थोड़ा इजी बनाएं, क्योंकि वर्कएक्स कैपिटल की जो है डिमांड, ज़्यादा साइकिल बड़ा हो जाता है। दूसरा, महंगा होता हुआ लोन एक बड़ी चिंता है। तीसरा, कि जो ड्यूटी है जिन प्रोडक्ट्स पे उसको रेशनलाइज किया जाए, और इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे उसको बेहतर बनाया। ये 4 बातें आप कह रहे हैं जो ध्यान देना चाहिए। हालांकि अब बहुत कम समय रह गया, 15 दिन, अब तक तो बजट वो लोग बनाने की स्थिति में होंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कुछ जरूर है, क्योंकि सरकार का भी फोकस है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा
प्रोत्साहन दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी ये बातचीत रखने के लिए। होपफुली बजट में आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। अतुल ऑटो इस वक्त 293.75 पर ट्रेड कर रहा है, करीब 2.25% ऊपर। और बाजार की दशा क्या है, फिर से लाल हो गया। चलिए ब्रेक के बाद इसको देखते हैं क्या हुआ इसमें। 50 पॉइंट नीचे काम कर रहा है 17,905 पर निफ्टी और 42,292 पर बैंक निफ्टी है। वीरेंद्र जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ये बताइए कि ये कुछ दिन से उसी जगह पे घूम फिर के वहीं पे जैसे कपड़ा सिला जाता है ना, तो सुई वहीं पे खच 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 चलती रहती है, तो ये मार्केट वहीं पे चल रहा है। तो इसको मैं कैसे रीड करूं कि यहाँ से अब ऊपरी छलांग लगाएगा, बहुत दिन से बेस बना रहा है? देखिए नीरज जी, मेरे हिसाब से तो अगर आप देखें बाजार चले तो अच्छा है। अब देखिए ना 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर में मैं दफ्तर आता हूँ रोज, ऐसी वोलेटिलिटी बड़ी खलती है ना। तो हालांकि नीरज जी अभी अगर आप देखें बेस के हंट तो हैं कि 17,800 पे और करीब 41,800 पे और 42,000 पे निफ्टी बैंक ने एक बेस बना लिया है। और ये जो डिप आ चुका है आई थिंक ये बाय करने लायक होगा। नीरज जी, आज सुबह भी आपको याद होगा 7 बजे डिस्कशन कर रहा था मैं आपसे और जब आशीष से, वो मंथली पिरामिड्स देखे आपने नीरज जी? एफआईएस ने 1.5 लाख कॉल बेची, 1.5 लाख पुट बेची। डॉक्टर साहब हो तो दिखाइएगा प्लीज सुबह का वो पिरामिड्स, किस तरीके से 18,000, 18,100, 18,200 की कॉल बेची हुई हैं और जिस तरीके से 18,000, 17,900, 17,800 की पुट बेची हुई हैं। बाजार शायद यही रहे और यही 150-200 पॉइंट की चैनल में आपको डिप्स को बाय करना पड़ेगा, हायर रिस्क पे एग्जिट करना पड़ेगा। कोई मेजर आई थिंक ब्रेकडाउन या फिर मेजर ब्रेकआउट उसकी पोटेंशियल कम लग रही है नीरज जी एज पर द डेटा। तो मतलब क्या बजट तक इसी 100-200 के रेंज में चलता रहेगा? बजट के बहुत दिन बाकी थोड़ी हैं, वर्किंग डेज में अगर आप देखें तो बहुत कम ही। हाँ वही एग्जैक्टली, आप देखें बजट भी और एक्सपायरी भी बेहद नज़दीक खड़े हैं, तो शायद इस रेंज को प्ले करना चाहते हैं। कैश में वो सेलर हैं लेकिन उनकी जो सेलिंग है उसको डीआईएस कंपेंसेट कर दे रहे हैं। बार बार 17,800 की रेंज से अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं। एक पुल बैक आ रहा है 18,050 तक, तो मोटे तौर पे यही रेंज नजर आ रही है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग काफ़ी अच्छा नहीं रहा। तो एक 200, 250, 300 पॉइंट की रेंज में बाजार घूम रहा है। देखते हैं ये किस तरफ का रुख लेता है, ऊपर या नीचे की तरफ का, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस बीच में इसी 200, 250 पॉइंट की रेंज में आपको कैसे ट्रेड करना है, इसकी तैयारी वीरू कराएंगे। इस ब्रेक के बाद अगले 1.5 घंटे में आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजीज बनेंगी। कहीं जाइएगा मत।